न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। जासूसी कांड में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरने में कांग्रेस जुट गई है। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच करवाने की तैयारी में सरकार है और अगले हफ्ते कैबिनेट में प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। जासूसी कांड के लिए केंद्र ने पहले ही आयोग बनाने का ऐलान किया था। अब जज की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, जांच प्रक्रिया शुरू होने पर चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं होगी। दरअसल एक खोजी वेबसाइट ने दावा किया था कि किसी साहिब के कहने पर अमित शाह ने एक लड़की की जासूसी करवाई। कांग्रेस का आरोप है कि यह साहिब मोदी ही हैं। जासूसी कांड के बहाने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। जासूसी कांड के मामले में केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आखिर जांच के बाद से मोदी घबरा क्यों गए हैं। अरे भैया, अगर स्नूप में इंक्वायरी होगी तो इनको घबराहट किस बात की है कि जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ स्नूपिंग का चार्ज है वही मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में अपनी ही इंक्वायरी कि कभी वो इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का दावा है कि इंटरव्यू का वो हिस्सा प्रसारित नहीं किया गया जिसमें मोदी ने सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल को अपना अच्छा दोस्त बताया था। अखबार ने लिखा है कि मोदी ने दूरदर्शन को इंटरव्यू में कहा था कि अहमद पटेल कांग्रेस में उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक रहे हैं, लेकिन अब अच्छे दोस्त नहीं रहे और फोन उठाना भी बंद कर दिया है। लेकिन इंटरव्यू का ये हिस्सा प्रसारित नहीं हुआ। हालांकि अहमद पटेल ने मोदी को दोस्त मानने से इनकार कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से पटेल ने कहा कि मोदी का यह बयान उनकी कुटिल चाल है। अहमद पटेल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके साथ कभी एक कप चाय तक नहीं पी। अहमद पटेल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से 1980 में एक बार मिला था। मैंने उनके साथ लंच किया था। इस बात की जानकारी मैंने उस वक्त राजीव गांधी को दे दी थी। उसके बाद से अब तक मैं उनसे कभी नहीं मिला। मोदी ने यह मानने से इनकार किया है कि उन्होंने दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी को बेटी बताया था। मोदी के दफ्तर की तरफ से इस बाबत इंटरव्यू का अनकट वीडियो भी जारी किया गया है। कोई भी बेटी अपने भाई के विजय के लिए, माँ के विजय के लिए सब कुछ करेगी। आखिर बेटी बेटी है, माँ के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? भाई के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए? दरअसल कल जब ये बात सामने आई कि मोदी ने प्रियंका गांधी को बेटी के समान बताया है तो प्रियंका ने पलटवार किया और कहा कि वो राजीव गांधी की बेटी हैं। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। राजीव गांधी की बेटी हूँ। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कल कहा था कि मोदी प्रियंका को बेटी कहकर खुश हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रियंका को यह सुनकर ठीक नहीं लगता कि मोदी उनके पिता समान है। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया था कि दूरदर्शन को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने प्रियंका को बेटी समान बताया था, लेकिन दूरदर्शन ने इंटरव्यू का ये हिस्सा प्रसारण से पहले ही हटा दिया। आचार संहिता उल्लंघन मामले में नरेंद्र मोदी को राहत मिलने की खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शुरुआती जांच में अहमदाबाद पुलिस ने मोदी को क्लीन चिट दे दी है। पुलिस का मानना है कि मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रतिबंधित सीमा के बाहर की थी। सूत्रों से खबर है कि पुलिस ने माना है कि मोदी ने बूथ के 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मतदान केंद्र के बाहर सफेद पट्टी खींचकर प्रतिबंधित दायरा बनाया जाता है और पुलिस का दावा है कि मोदी ने इस दायरे को नहीं तोड़ा था। दरअसल 30 अप्रैल को वोट देने के बाद नरेंद्र मोदी ने कमल निशान दिखाते हुए गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए चुनाव आयोग ने गुजरात पुलिस को कार्रवाई करने को कहा था और मोदी पर 2 FIR दर्ज हुई थी। वहीं मोदी को क्लीन चिट मिलने की खबर पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अली ने कहा कि जब तक मोदी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। ये कैसे मुमकिन है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस इंक्वायरी करे और मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दे दे? इसीलिए हमारा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए और तब FIR का इन्वेस्टिगेशन हो। गुरुवार को बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में विरोधियों पर बरसे। रैली में मोदी ने कहा कि अगर वापस कांग्रेस के लिए वोट हुआ तो यहां कई और घोटाले होंगे। आंध्र की प्रगति के लिए पूरा हिंदुस्तान गर्व करता था, वो आज आंध्र तबाही कर दी। क्या ऐसे लोगों को
फिर से मौका देना है। आंध्र में मोदी ने वाईएसआर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार बनी तो गोल्डन आंध्र बनेगा। क्या वाईएसआर कांग्रेस का जन्म कोई सिद्धांत के लिए हुआ है? भाइयों बहनों, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए झगड़ते हुए ये पार्टी का जन्म हुआ है। वाराणसी पहुंचे फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इस बार लग रहा है कि आपके हिसाब से उपयुक्त कैंडिडेट है पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी? जी, ये बात तो मैंने 6-7 साल पहले भी कही थी। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, होने चाहिए। प्रीति जिंटा ने यह भी कहा कि वो बहुत पहले से ही मोदी की फैन रही हैं। उन्होंने दावा किया कि वो जहां भी जाती हैं लोग मोदी की ही चर्चा करते हैं। वो यहाँ से खड़े हो रहे हैं तो उनकी काफी फैन रह चुकी हूँ मैं। आई होप कि वो आए। मैंने लोगों को देखा है, यूथ को देखा है, हर जगह उनका नाम है। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने दावा किया कि मोदी ने गुजरात में अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी का तो काम ही बोलता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने स्टेट में। एंड जैसे अभी नेता को आप देखते हैं तो उनका काम उनके लिए बात करता है, तो उनका भी काम बहुत अच्छा रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। लालू ने कहा कि मोदी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भेज दिया जाए। पाकिस्तान जाए तो उसको पता लगेगा। जो दूसरे को भेज रहा पहले वो जाना। लालू यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता एमजे अकबर ने पलटवार किया है। एमजे अकबर ने कहा कि लालू आधे पागल हो गए हैं। लालू जी का दिमाग अभी लगता है सिर्फ आधा खराब हो गया है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद पूरा खराब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर एक कवि ने मोदी चालीसा तैयार की है। रांची के कवि पंकज धरोहर एक नामी गिरामी होटल में काम करते हैं। पंकज ने मोदी चालीसा तो लिखी ही, उनकी पूजा भी करते हैं। वडोदरा में चुनाव खत्म होने के बाद अब नरेंद्र मोदी वाराणसी पर फोकस करने वाले हैं। वो 5 मई से वाराणसी में कैंप करके चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। मोदी वडोदरा के साथ साथ वाराणसी से भी चुनाव लड़ रहे हैं और यहां 12 मई को चुनाव होने वाला है। मेल टुडे अखबार के मुताबिक नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी के कैंट इलाके में किराए पर घर लिया जाएगा। पहले सिगरा या फिर रविंद्रपुरी इलाके में मोदी के रहने का इंतजाम करने की खबर आ रही थी, लेकिन एनएसजी और गुजरात पुलिस ने इन दोनों जगहों को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि वाराणसी में मोदी के प्रचार के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी आएंगे। इनमें आडवाणी पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के अलावा हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी के भी नाम है। वाराणसी से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान जेडीयू ने किया है। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए केजरीवाल का साथ देने का फैसला लिया गया है। जदयू ने तय किया है कि हम श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। जदयू ने तय किया है श्री हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे। जदयू ने अपने दोनों शीर्षस्थ नेताओं को वहां के चुनाव में आने के लिए निमंत्रण दिया है। केजरीवाल के प्रचार के लिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव वाराणसी भी जाएंगे। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह भी कहा कि वाराणसी में केजरीवाल के प्रचार के लिए नीतीश कुमार से भी बात की गई है। जेडीयू ने केजरीवाल को समर्थन का ऐलान किया तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी पार्टियों का एक ही एजेंडा है कि मोदी को कैसे रोका जाए। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की आज यूपी में धुआंधार रैलियां हैं। सबसे पहले संत कबीर नगर में रैली है, उसके बाद बस्ती गोंडा और श्रावस्ती में मोदी की जनसभाएं हैं। यूपी में रैलियों के अलावा नरेंद्र मोदी आज 3T सभा के जरिए 30 लोकसभा क्षेत्रों में 59 जगहों पर नजर आने वाले हैं। और जो बीजेपी नेता सुषमा स्वराज और बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह की यूपी में चुनावी सभाएं हैं। सुषमा स्वराज की कुशीनगर, बांसगांव और बहराइच में रैलियां हैं, जबकि अमित शाह अमेठी, सलेमपुर और रॉबर्ट्सगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का आज बिहार का दौरा। मुलायम सिंह यादव आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की आज बहराइच में रैलियां हैं। यहां नानपारा, हुकुम सिंह खेल मैदान और रानी बाग इलाके में रैलियों का आयोजन किया गया।
प्रियंका गांधी का जो अमेठी में तीसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करने वाली हैं। अमेठी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी पर एसपीजी सुरक्षा घेरे को तोड़ने का आरोप लगा है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका ने एसपीजी को दूर रहने को कहा और कम सुरक्षा दायरे में करीब 45 मिनट रही। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। इस पूरे मामले पर यूपी पुलिस गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेगी। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव आयोग की सख्ती के बाद भी मोदी के खिलाफ बयान देते रहेंगे। बेनी ने कहा कि चाहे उन पर बैन लगा दिया जाए लेकिन वो मोदी के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे। हमको नोटिस दो, चाहे हमको बर्खास्त कर दो, चाहे हमको जेल में डाल दो, चाहे हमको फांसी दे दो, नरेंद्र मोदी तुम्हारी जो हरकतें हैं और ऐसा कोई लफ्ज नहीं सुनाई पड़ेगी फिर नोटिस मिल जाए, उन हरकतों का जवाब हम देते रहेंगे। गोंडा में बेनी प्रसाद वर्मा ने संघ को लेकर विवादित बयान दिया। बेनी ने आरएसएस को गुंडों की पार्टी बता दिया। वो हिटलर का गुरु था, मुसोलिनी के गुंडों की ड्रेस थी, काकी मीटर, सफेद कमीज, काली टोपी, वही मुसोलिनी की गुंडों की ड्रेस आरएसएस ने अपनाई। ये गुंडों की पार्टी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा को चेतावनी दी कि अगर वो नहीं माने तो उन पर बैन लगा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी पर लगातार विवादित बयान देने के बाद बेनी को आयोग ने ये चेतावनी दी। यूपी के मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आजम ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग ने उन पर पाबंदी लगाकर पाप किया है। आजम खान ने चुनाव आयोग को उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म करने की चुनौती भी दे डाली। आजम ने कहा कि अगर उनकी सदस्यता खत्म की जाती है तो वो अगली बार और भी ज्यादा मतों से चुनाव जीतकर आ जाएंगे। एसपी नेता अबू आसिम आजमी ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जो भी मुसलमान कम से कम समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसका डीएनए टेस्ट करो, वो सच्चा आदमी है कि नहीं सच्चा आदमी है। क्या भोजपुरी गायक और बीजेपी से लोकसभा के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने शायरी के लहजे में कहा कि मोदी सरकार आते ही वाड्रा जेल जाएंगे। किसी भी हालत में नहीं होगी बेल, जीजा जी को होने वाली है जेल। योग गुरु बाबा रामदेव पर मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। दलित बस्ती में राहुल गांधी के हनीमून मनाने का बयान देने वाले बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के छपरा कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योग गुरु बाबा रामदेव का पुतला फूका। साथ ही मोदी और बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी नारेबाजी की। ये लोग राहुल गांधी पर दलित समाज को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज थे। बिहार के गया में भी बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दलित समुदाय से जुड़े छात्रों ने बाबा रामदेव के खिलाफ जुलूस निकाला। आगरा में वकीलों ने योग गुरु बाबा रामदेव और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कराया। रामदेव ने राहुल गांधी को लेकर दलितों पर आपत्तिजनक बयान दिया था और शाहनवाज हुसैन बाबा के बचाव में आगे आए थे। गोंडा में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से तीसरे मोर्चे का राग अलापा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में गुजरातियों पर सवाल उठा आपत्तिजनक बयान दिया था और शाहनवाज हुसैन बाबा के बचाव में आगे आए थे। गोंडा में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से तीसरे मोर्चे का राग अलापा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में गुजरातियों पर सवाल उठाया गया है। सामना ने लिखा है कि गुजराती बिजनेसमैन मुंबई को वेश्या की तरह इस्तेमाल करते हैं। सामना में सवाल किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिला अदालत ने एमएलए सुप्रीमो राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 8 मई को होगी। फैजाबाद पहुंचे बीजेपी विधायक संगीत सोम ने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में वोट मांगे। सोम ने दावा किया कि बीजेपी यूपी में 65 और देश में 300 सीटें जीतेगी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीवी एंकर अमृता राय से अपने रिश्ते को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। साथ ही नरेंद्र मोदी और उनके पति को लेकर सवाल भी उठाए। बीजेपी नेता उमा भारती ने दिग्विजय सिंह और अमृता राय के रिश्ते को लेकर तंज कसा। उमा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने अपनी पत्नी की चिता ठंडे होने का इंतजार तो किया होता, कम से कम उनकी एक बरसी तो हो जाने देते।
दिग्विजय सिंह ने ही स्वीकार किया था कि उनके टीवी एंकर अमृता रॉय से संबंध है। अमृता ने भी इसे कबूल करते हुए कहा कि वो अपने पति से तलाक की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूपी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। उनकी पत्नी उज्ज्वला शर्मा कई घंटे तक घर के बाहर खड़ी रहीं। इस दौरान मीडिया का जमावड़ा भी लगा रहा। खबर है कि 3 दिन पहले लखनऊ के एक होटल में तिवारी और उनकी पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। दरअसल उज्ज्वला शर्मा उनके घर में उनके साथ रहना चाहती हैं और एनडी तिवारी उनके घर में घुसने पर पाबंदी लगाए हुए हैं। कल चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस में हुए धमाके पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार आमने सामने आ गई है। तमिलनाडु ने केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु की सीबीसीआईडी धमाके की जांच चल रही है। आतंकी संगठन हुमा पर धमाके का शक जाहिर किया जा रहा है। कल बेंगलुरु गुवाहाटी एक्सप्रेस की 2 बोगियों में एक के बाद एक 2 ब्लास्ट में 22 साल की स्वाति की मौत हो गई थी, जो बेंगलुरु से विजयवाड़ा जा रही थी। बेंगलुरु गुवाहाटी मोहंती एक्सप्रेस में यह धमाका कल सुबह 7:05 पर हुआ। असम के कोकराझार में उग्रवादियों के हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हथियारबंद उग्रवादियों ने घर में घुसकर हमले को अंजाम दिया। उग्रवादियों के हमले में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। असम के बक्सा जिले में बंदूकधारियों ने एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग में 2 बच्चियां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि स्कूलों में 5-6 सीटें बढ़ाने को लेकर वो अपना जवाब दाखिल करे। टूजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और 17 बाकी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। कालाधन मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के गठन को मंजूरी दी है। साथ ही सरकार ने इस बाबत तुरंत अधिसूचना जारी करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो विदेशी बैंकों में कालाधन रखने वाले लोगों की लिस्ट वकील राम जेठमलानी को 3 दिनों के अंदर सौंपे। तिहाड़ जेल में बंद सारा सुब्रत रॉय ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला सुनाने की गुजारिश की है। सुब्रत रॉय ने कहा था कि तिहाड़ जेल में उन्हें बहुत गर्मी लग रही है और तबियत भी खराब हो सकती है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीपीसी को आदेश दिया है कि वो दिल्ली में बिजली आपूर्ति को बाधित न करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी बीएसईएस से कहा है कि एनटीपीसी को बकाया का भुगतान करे। राजस्थान के उदयपुर में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। दिल्ली में राजपथ पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने वैगनार कार को टक्कर मार दी। हादसे में वैगनार कार का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यूपी के कन्नौज में बारातियों से भरी एक बस दीवार से जा टकराई। इससे उसमें बैठे दर्जनों बाराती जख्मी हो गए। नागपुर में सड़क हादसे में एक परिवार में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 साल की मासूम जिंदा बच गई। दिल्ली के नरेला में तेज हवा से 2 मकान गिर पड़े। 3 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पास के दूसरे मकान पर गिर पड़ी। आगरा के कर्मयोगी इलाके में एक शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 25 साल का अजान शादी समारोह में पहुंचा हुआ था। नागपुर में एक बारगल की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या का शक उसके पति पर है। बिहार के दरभंगा में एक प्रोफेसर के घर से करीब 36 लाख रुपए बरामद हुए। दरभंगा के एडिशनल एसपी ने लहिया सराय इलाके में प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल हसन के घर पर छापेमारी की थी। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कई प्रीमियम ट्रेनों के ड्राइवरों ने टीटीई स्टाफ की पिटाई कर दी। बिजनौर के सहसपुर में एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया। दरअसल जंगल से निकलकर यह तेंदुआ गांव में आ गया था। वन विभाग की टीम भी जाल लेकर मौके पर पहुंची, लेकिन उसे भी तेंदुए को नीचे उतारने में सफलता नहीं मिली। खबरों की दुनिया में इंडिया न्यूज ने नया मुकाम हासिल किया है। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को बेस्ट मैनेजिंग एडिटर का अवार्ड दिया गया है। एनबीसी ने राणा यशवंत को बेस्ट न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड 2014 से सम्मानित किया। इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत को जब यह अवार्ड दिया गया तो उन्होंने इसे पूरी टीम की लगन और मेहनत का नतीजा बताया। इंडिया न्यूज की जो मेरी पूरी टीम है उसका ये अवार्ड है, जो लगातार काम करती रहती है और हिंदुस्तान के हर हिस्से में मेरी टीम है और
जो खबरें आप तक आती हैं उन खबरों को आप तक लाने में एक बड़ी भूमिका है मेरी टीम की। साल भर के फासले में हिंदुस्तान के 5 बड़े चैनलों में इंडिया न्यूज का शुमार हुआ और इतने कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान में कभी भी किसी न्यूज चैनल ने हासिल नहीं की। इसके साथ ही इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स को बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड भी एनबीसी की ओर से मुंबई के ट्राइडेंट होटल में दिया गया। आज से चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है। आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, जबकि 4 मई को बद्रीधाम के कपाट खुलेंगे। आज अक्षय तृतीया का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज के दिन सोने की खरीदारी का विशेष महत्व है। आज से ही IPL 7 का मुकाबला भारत की धरती पर शुरू होने जा रहा है। पहला मैच महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में होगा, जहां चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होने वाला है। आज के मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने नेट पर जमकर पसीना बहाया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को अपने घर पर दावत भी दी। कल रात धोनी की पार्टी में अश्विन, सुरेश रैना, चेतेश्वर पुजारा, आशीष नेहरा समेत कई खिलाड़ी शरीक हुए। धोनी की दावत में चेन्नई सुपर किंग्स के विदेशी खिलाड़ी भी पहुंचे हुए थे। ये विदेशी क्रिकेटर अपने पत्नी के साथ भी रांची में धोनी के घर दावत का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। अपनी टीम किंग्स 11 पंजाब की लगातार 5 जीत से उत्साहित अभिनेत्री प्रीति जिंटा वाराणसी के मंदिर में पूजा करने पहुंची। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हटाकर ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान कब्जा लिया है। यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण हल के लिए रूस और ब्रिटेन राजी हो गए हैं। अमेरिका कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता नहीं करेगा। अमेरिका के बड़े अधिकारी ने कहा है कि जब तक भारत इस पेशकश को मंजूर नहीं करता, हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकते। मलेशिया के लापता विमान के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के मामले में जारी शुरुआती रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ATC को 17 मिनट बाद विमान गायब होने का पता चला था, लेकिन बचाव अभियान 4 घंटे के बाद शुरू किया गया। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और उनकी पत्नी सुजैन ने मुंबई की कुटुंब अदालत में आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध खत्म करने के लिए आवेदन दायर किया है। बांद्रा की फैमिली कोर्ट 31 अक्टूबर को ऋतिक और सुजैन के तलाक के आवेदन पर सुनवाई करेगी। इसी दिन तय होगा कि बच्चों की कस्टडी आखिर किसे दी जाएगी। और साल 2012 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन का सीक्वल भारत में रिलीज हो गया है। फिल्म 2D के साथ साथ 3D में भी रिलीज हो रही है। Everyone in the city know how it feels.